हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में आज हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके बाद दो क्लास और बची है जिसमें हम पढ़ाएंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र और दूसरा रहेगा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। ये दोनों तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे आपको निगमन के लिए, डेरिवेशन के लिए, फार्मूला प्राप्त करने के लिए सीधे आपसे कहा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल वाले यानी आंकिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक। तो चलते हैं, देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसानी से, अगर कोई कुछ भी ना जानता होगा वो भी समझ जाएगा कि कैसे निगमन किया जाता है, कैसे डेरिवेशन। अगर आप निगमन करना सीख लिए, डेरिवेशन करना सीख लिए, तो कोई भी माई का लाभ नहीं है जो कोई भी क्वेश्चन वो छोड़ के आएगा एग्जाम में कभी भी, चाहे आईआईटी नीट कहीं पर भी, ठीक है। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके आईआईटी नीट जेई में बनते हैं, क्योंकि फार्मूला तो सेम ही रहता है, कभी बदल नहीं सकता, ठीक। तो जो पढ़ने वाले हैं वो हम अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले। ये अनंत लंबाई का हमने एक तार लिया है, ठीक है। प्लस से डिनोट किया क्योंकि ये आवेशित है, ठीक है, इसलिए हमने आवेश इस पे दिखाया है, ये चार्ज है, ठीक। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है राइट डायरेक्शन में है और ये हमने गोला ड्रा किया है, ये अपने मन से ड्रा किया है। ये एक तार था ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना। इसके किनारे हमने गोला ड्रा किया है, इस गोले को हमने नाम दिया है, ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, ठीक है। इसको बेलनाकार जो हो गया ये गॉसियन पृष्ठ है, ये एल लंबाई में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसका जो रेडियस है हमने स्मॉल आर लिया है, ठीक ठीक। तो इसे हम दिखा भी सकते हैं कि ये जो हमने ड्रा किया है बेलनाकार चित्र, ये है गॉसियन पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। तो यहां से देखो वैद्युत क्षेत्र इधर और इधर, ऊपर नीचे सब जगह वैद्युत क्षेत्र है। आपको पता है कि इस तार से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं इसके लंबवत निकलती हैं, तो इसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र, यहाँ यहाँ हर जगह वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो एक बिंदु हम कोई लेंगे, हमने माना ये बिंदु कोई पी है, हमें यहाँ पे, वैसे हर जगह वैद्युत क्षेत्र है लेकिन कोई जरूरी नहीं है ये बिंदु पी यहीं पर ले, यहाँ पर ले ले, यहाँ पर कहीं पर ले सकते हैं। तो एक बिंदु यहाँ हमने पी लिया, ठीक है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। डेरिवेशन करने वाले बच्चे ये समझते हैं हम पी कहाँ लें, पी आप कहीं पर ले सकते हो, जो व्यंजक यहाँ से जो फार्मूला प्राप्त होगा वो यहाँ से भी प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु पी ले रहे हैं, वो आर दूरी पर है, ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या आर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि जब जो कोई भी आवेश या कोई भी आवेशित तार, कोई भी अगर वो आवेशित है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, उससे दूर निकलती हैं। अगर वो प्लस है तो, ठीक है, माइनस है तो उसकी ओर, और प्लस है तो दूर की ओर निकलती हैं। तो यहाँ से बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, जब इस पर टकराएंगे इस गॉसियन पृष्ठ से, तो वो टकराने पर वो फ्लक्स का नाम देती हैं, यानी जो जो टकराती हैं वैद्युत बल रेखाएं उसी को हम लोग कहते हैं क्या, फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ से हर जगह से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो वो कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी जब भी इसका डेरिवेशन हम करेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही चीज होगा कि हम उसका फ्लक्स पहले निकालेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है अभी पहले देखते हैं, लेकिन फ्लक्स निकालने के लिए क्या होता है कि जहां से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं इस पी बिंदु पर, वहां का हमें एरिया हमें ज्ञात होना चाहिए। तो ये देखो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो हम छोटे से किसी भाग को हम कट करते हैं, इसके इसके एक छोटे से भाग को हमने कट कर लिया। मान लीजिए इसका एरिया जो है वो डी ए है, डी ए है। ये एरिया जो है किधर की ओर है, जिधर वैद्युत क्षेत्र है इधर ही की ओर है। चाहे डी ए आप मान सकते हो या आप डी एस मान सकते हो, इसी डी एस को आप डेल्टा एस मान सकते हो, कभी कंफ्यूज मत होना। ये सभी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी वेक्टर फॉर्म में सदिश राशि होती है, ठीक है, ध्यान रखना। बिंदु पी पर हमने छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं क्या, डी ए अवयव। तो इस छोटे से एरिया से अगर हम पता कर लेंगे कि यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इंटीग्रेशन से हमें पता चल जाएगा इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, सबसे पहले आपका काम है कि कोई बिंदु पे लेना, वहाँ से एक छोटा सा एरिया कट कर लेना इसका, ठीक। उस छोटे से एरिया से आप फ्लक्स निकालना। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है फ्लक्स का, आइए समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि इस पर जो ये आवेश है इसका आवेश घनत्व लेमडा, यानी इस पर आवेश घनत्व, जो आवेश का जो घनत्व है वो लेमडा दिया गया है। तो आवेश घनत्व क्या होता है, इसके लिए हम लिखते हैं थोड़ा कुछ, कि यदि आवेश Q लंबाई
एल के किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो आवेश का जो रेखीय घनत्व होगा उसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, यानी इसका जो आवेश घनत्व है वो लैम्डा है। तो आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा इट इज इक्वल टू होता है Q/L। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, मास इट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। ठीक है, यानी समझ लीजिए ये क्या है, इसका मास है, द्रव्यमान है, ये इसका घनत्व है और इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो घनत्व बराबर आप पढ़े होंगे फार्मूला, मास यानी द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, सेम वही है। ठीक, तो ये समझ लिए हम। अब हमें निकालना है इस छोटे से भाग से कितना हमें फ्लक्स निकल रहा है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, आपको लिखना होगा, क्योंकि आपने जब छोटा सा पार्ट काटा है तो यहाँ से फ्लक्स बहुत थोड़ा निकलेगा। तो D का मतलब ds डेल्टा S का मतलब होता है छोटा सा एरिया, यहाँ छोटा सा एरिया, तो छोटे से एरिया से हमें छोटा सा ही फ्लक्स निकलेगा d फाई ई, और d फाई ई की वैल्यू जो होगी वो होगी वेक्टर E डॉट dA। ठीक है, वेक्टर E डॉट dA, और ये बराबर होगा E dA cos थीटा के। और cos थीटा यहाँ से कहाँ से आया, क्योंकि आप वेक्टर में पढ़ेंगे कोई दो वेक्टर का जब अदिश गुणनफल यानी वेक्टर A डॉट B का अदिश गुणनफल AB cos थीटा होता है। ये हमेशा रट लेना, आप वेक्टर में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, या 11वीं आप पढ़े होंगे। और यहाँ पर जब वेक्टर A और वेक्टर B जो होता है दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर हम E और A से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है देखो वैद्युत क्षेत्र E और वेक्टर A दोनों एक ही दिशा में यानी राइट डायरेक्शन में, यानी इनके बीच का एंगल जो है 0, तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान होता है 1, तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी आप लिख देंगे कि d फाई ई इट इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, थीटा के स्थान पर 0 डिग्री रखोगे तो आपको मिलेगा। अब आपने निकाला इस छोटे से पार्ट को, लेकिन हमें तो चाहिए इस पूरे गॉसियन से कितना हमें वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर राइट डायरेक्शन का भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा फाई ई। देखो ई जो है वैद्युत क्षेत्र जो है वो कांस्टेंट है, यानी ये अचर है, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें वेरिएबल जो है, चर जो है वो डी ए है, क्योंकि यही तो छोटा छोटा पार्ट है। यहाँ से कितना निकल रहा है, कितना यहाँ से, कितना यहाँ से, कितना यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक, अच्छा कुछ ऊपर की ओर भी निकल रहा होगा, क्योंकि इधर से देखो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, फ्लक्स इधर से, तो क्या ऊपर से भी फ्लक्स निकल रहा है, ऊपर से भी? तो हाँ, लेकिन इसके लिए देखते हैं कितना निकल रहा है। देखो वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है राइट डायरेक्शन में, और इसका देखो एरिया, देखो यहाँ से जो इसका जो देखो पृष्ठ है ये इधर की ओर है, लेकिन इसका पृष्ठ देखो गोले भाग का ये ऊपर की ओर है। जैसे मान लो ठीक है, इसे हमने माना एक गोल सिलेंडर है, और उस गोल सिलेंडर के ऊपर एक ढक्कन आपने गोला गोला रख दिया है, तो उस ढक्कन से कितना टकराएगा, ठीक है, हमारा ये वैद्युत बल रेखाएं कितनी टकराएंगी। तो आप देखोगे इसका एरिया जो होगा भाई ये ऊपर की ओर होगा, गोला गोला जो भाग होगा वो ऊपर की ओर होगा, तो उस पर टकराएंगी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र राइट डायरेक्शन में है और इसका एरिया ऊपर की ओर है।
अब देखो इनके बीच का एंगल हमें देखना है, एंगल कितना है इनके बीच का 90 डिग्री। तो फिर यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू आप जब रखोगे तो cos 90 के मान जीरो, तो फ्लक्स जीरो, यानी नीचे से और ऊपर से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो फ्लक्स रहेगा वो 2 पाई RL से। आपको पता है किसी बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का जो गोलीय भाग होता है, ध्यान रखना, ये जो गोलीय भाग सिर्फ इधर और इधर वाला गोलीय भाग का होता है 2 पाई RL, और इस भाग का यानी इस गोलीय भाग का होता है पाई R स्क्वायर, नीचे वाले गोलीय भाग का पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर, ये मतलब यहाँ का ये फ्लक्स जो होगा ऊपर वाले का जीरो और नीचे वाले का भी जीरो, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है और इसका एरिया जो है ऊपर की ओर है। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यह फार्मूले में तो कॉस EDA cos थीटा आता है, इसके लिए भी सेम वही होगा EDA cos थीटा। तो cos 90 के माने हम जीरो हो जाएगा, नीचे वाला भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिख देना है कि समतल पृष्ठ ऊपर और नीचे से कुल फ्लक्स वो जीरो होगा। ठीक, सिर्फ और सिर्फ इस वक्र पृष्ठीय भाग से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो अब देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पूरे यहाँ पर A लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि पूरे गॉसियन पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो ये पूरा इसका एरिया लिख देंगे हम। तो डी फाई ई इट इज इक्वल टू हो जाएगा E 2 पाई RL। इंटीग्रेशन का मतलब होता है पूरे से हम ले लिए। ठीक है, 2 पाई RL ले लिया हमने। अब आपको E निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E को ऐसे रख देना है। फाई E को आपने पढ़ा है, फाई E बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, गॉस की प्रमेय आपने पढ़ा होगा फ्लक्स में। ठीक है, हमने पढ़ाया है, देख लीजिएगा। ठीक, ये हो जाएगा E, ये 2 पाई RL। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो Q के स्थान पे आपको अगर ये फार्मूला सिर्फ चार्ज के रूप में रहेगा तो यही हो जाएगा, और अगर आपको इसके घनत्व के रूप में निकालना है तो यहाँ से हमने घनत्व का फार्मूला बताया है कि लैम्डा इट इज इक्वल टू Q अपान L। तो Q इट इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L। तो Q के स्थान पर रख देना लैम्डा इंटू L। तो Q के स्थान पर हम यहाँ लिख देते हैं लैम्डा इंटू L अपान एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा 2 पाई RL। तो L से L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर E भी है, तो E की वैल्यू हो जाएगी जो E की वैल्यू, तो 2 पाई R नीचे लिख देना। ठीक है, E इट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 पाई R। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा, लेमडा बचेगा। ठीक है, इन दोनों को 2 पाई R को नीचे कर देना, E बराबर लेमडा अपान 2 पाई R, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0। ये हमारा मेन फार्मूला है। ठीक है, किसका, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और इसको जनरल में लिखना होगा तो एक स्टेप में बस खाली N ऐसे लिख के उस पर कैप लगा देना। ये बताता है, दिशा बताता है। ठीक है, N जो है तार के किसी बिंदु के अभिलंबवत गुजरने वाले त्रिज्य एकांक सदिश को डिनोट करता है। ठीक है, ये एकांक सदिश यानी दिशा बताता है कि ये जो वेक्टर है, ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर है किधर की ओर है, ये दिशा बताता है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये रहा आपका व्यंजक, यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये व्यंजक प्राप्त करने का। NCERT में सेम यहीं तक भी किया गया है। ठीक है, हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला रहा NCERT में जो अभी व्यंजक प्राप्त किया गया। ठीक है, यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा इस तरह से, लेकिन जो हमने बताया है बहुत ही एकदम जेन्युइन तरीके से, एकदम सेम ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, यही व्यंजक आपको प्राप्त होना है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे से फिर डेरिवेशन के साथ।